हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू पाथ टू एक्सेलेंस एंड दिस इज योर पाथ टू 10th एक्सेलेंस। आप जिस भी पेज पे पढ़ रहे हो, आई श्योर आप याद कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बोर्ड में। जस्ट कीवर्ड्स की तरफ फोकस कीजिए और जो डायग्राम्स है उनकी पिक्टोरिकल मेमोरी को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हम अभी तक पढ़ चुके हैं आपका लाइक हमने पढ़ लिया कि प्रिंट कैसे यूरोप में आया, प्रिंट कैसे चाइना से फिर जापान जाता है, फिर चाइना से कैसे वो यूरोप की तरफ जाता है, कैसे प्रिंट इंडिया की तरफ आता है। ये सारी बात हमने लास्ट के कुछ क्लासेस के अंदर कर ली है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है उससे हम कैसे मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ पहुंचे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जॉन गुटेनबर्ग ने प्ले किया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइए और प्लेलिस्ट में इन्हें देख सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। हमने उसकी सारी टेक्नोलॉजी की बात कर ली है। अब जब प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया, प्रिंट रेवोल्यूशन क्या था कि हम हैंड प्रिंटिंग से किसकी तरफ शिफ्ट कर जाए, हम मैकेनिकल मशीन से जो प्रिंट है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाए, जिससे हमारी नंबर ऑफ कॉपीज 20 मिलियन से 200 मिलियन एक सेंचुरी के अंदर पहुंच गई थी। अब अगर इतनी सारी किताबें मार्केट में आएंगी तो उसका कोई ना कोई प्रभाव तो लोगों पर पड़ेगा। तो प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा यूरोप के लोगों पर भी और इंडिया के लोगों पर भी। और जो दोनों इम्पैक्ट्स हैं वो लगभग आसपास सेम ही है। तो इनको यूरोप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। यूरोप पे 3 इम्पैक्ट्स पड़े थे जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। पहला इम्पैक्ट पड़ा कि नई रीडिंग पब्लिक आ गई, यानी कि अब और ज्यादा नए लोग पढ़ने लग गए थे। ठीक है, इसको समझने से पहले कुछ एक चीजें हम समझना चाहेंगे, जैसे कि चलो पहले पहली लाइन पढ़ लेते हैं कि प्रिंट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बुक। अब जब किताबें मशीन से प्रिंट होने लग गई, अब किताबें हाथ से प्रिंट करने का कोई मकसद नहीं था, तब जो किताबों की जो कॉस्ट है, क्योंकि अब किताबें ज्यादा छपेंगी तो उनके प्राइस क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। कॉस्ट ऑफ बुक्स रिड्यूस्ड, कम हो गई। ठीक है, बुक्स फ्लडेड विद द मार्केट। अब अगर पैसा कम, कॉस्ट अगर कम हो जाएगी किसी बुक की तो क्या हो जाएंगी मार्केट में, बुक्स ही बुक्स होंगी। तो बुक्स फ्लडेड विद द मार्केट। चलिए अब देखो, मैं आपको 2 पिक्चर्स दिखाऊंगी, दोनों से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक इंसान है जो क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है ना, कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप का कर रहा है, सुना रहा है लोगों को। ठीक है, यहाँ पर बैठे क्या है, लिसनर्स है। ओके, लिसनर या फिर हम क्या बोले, हियरिंग ऑडियंस है, सुनने वाली ऑडियंस है। क्या इस इंसान के हाथ में कोई बुक है, कुछ नहीं है। कहीं से देख के बता रहा है, पढ़ के बता रहा है, नहीं। यानी कि इस इंसान के दिमाग में जो भी आ रहा है वो लोगों को बता रहा है और लोग शौक से सुन रहे हैं। यानी कि एक टाइम पर जब लोगों को पढ़ना नहीं आता था तो किताबें नहीं पढ़ते थे, तो इस बंदे के पास जो भी नॉलेज होती थी अपनी पुरानी, जैसे हमारे दादा दादी के पास होती है, तो वो लोगों को सुना दिया करता था। तो इसको बोलते हैं लिसनिंग ऑडियंस। ठीक है, और इसमें जो सुना रहा है कहानी वो भी कुछ भी रीड नहीं कर रहा है। अब दूसरी पिक्चर देखेंगे हम। दूसरी पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लेडी है जो क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है, यानी किताब को पढ़ के सुना रही है। और ये बच्चे क्या हो जाएंगे, जो सुन रहे हैं, यानी ये क्या है, हियरिंग ऑडियंस। ठीक है, तो अब जब किताबों का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया तो हर एक, ये लेडी क्या है, एक कॉमन लेडी है। ठीक है, तो हर एक कॉमन इंसान के पास भी बुक रीडिंग के लिए अवेलेबल होने लग गई। और अब वो क्या करता था, ऐसे कोई भी रैंडम कहानी नहीं सुनाता था, अब वो कहानी पढ़ के सुनाने लग गया। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे कि आज, पहले हमारे टाइम पे क्या होता था कि दादा दादी कोई भी जो दिमाग में कहानी है उसको सुना देंगे। आजकल पेरेंट्स क्या होता है, भाई कहानी को पढ़ के रीड करके सुनाते हैं, है ना। सुनते तो अभी भी बच्चे हैं। ठीक है, तो जब आपका प्रिंट आया तो उसकी वजह से जो रीडिंग पब्लिक है, जो आपकी रीडिंग पब्लिक है और हियरिंग पब्लिक है, वो एक साथ आने लगी। और रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक जब एक साथ आ रही है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरमिंगलिंग। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इंटरमिंगलिंग ऑफ ऑडियंस, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑडियंस। और इस पॉइंट में एग्जैक्टली यही बताया गया है। और आपको भी एग्जाम में देखो, ये क्वेश्चन है ना 3 मार्क्स का भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा यूरोप के अंदर, ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है। 5 में आएगा तो तीनों पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके आना है। बट अगर 3 मार्क्स में कंप्लीटली आपसे ये पूछा जाता है कि न्यू रीडिंग पब्लिक कैसे इमर्ज होती है, तो इस कंप्लीट को आप बता के आओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है वो ये सेंटेंस देके पूछा गया है, हियरिंग एंड रीडिंग पब्लिक बिकम इंटरमिंगल्ड इन यूरोप। ठीक है, हियरिंग और रीडिंग पब्लिक इंटरमिंगल हो गई यूरोप में। अभी अभी मैंने आपको समझाया कैसे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। अर्लियर, पहले के टाइम पर जो रीडिंग है
अर्लियर रीडिंग वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द इलीट्स, यानी जो रीडिंग है वो सिर्फ रिच लोगों, इलीट जिनके पास पैसा है उन्हीं तक रेस्ट्रिक्टेड होती थी। अब कॉमन उस टाइम पे जो कॉमन पीपल थे वो ओरल कल्चर में बिलीव करते थे, यानी ऐसे अपने दिमाग में जो भी कहानी है उसको लिसनिंग ऑडियंस को सुना देना। इस कल्चर को क्या बोलते हैं? ओरल कल्चर। ठीक है, नॉलेज सिर्फ और सिर्फ ओरली ट्रांसफर होती थी। पीपल कलेक्ट हर्ड अ स्टोरी और हियरिंग, पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी, लोग इकट्ठे होकर कोई स्टोरी सुनते थे और उसे हियरिंग पब्लिक कहते थे। अब जैसे किताबें आने लग गई तो नई रीडिंग पब्लिक भी बनने लग गई। बुक्स अब बहुत से लोगों के पास जाने लगे, इसीलिए लोग ज्यादा नंबर में लिटरेट यानी कि एजुकेटेड होने लग गए। इस टाइम पे लिटरेसी रेट 20%, इस टाइम पे जो लिटरेसी रेट था वो बहुत क्या था? कम था। ठीक है, तो लिटरेसी रेट इस टाइम पे कम था, तो कम ही लोग, सारे तो किताबें पढ़ नहीं सकते, अगर सारे किताबें पढ़ पाएंगे तो कोई किताबों को पढ़ने वाले को नहीं सुनेगा, तो कुछ कम ही लोग पढ़ पाते थे। जो कम लोग पढ़ पाते थे वो क्या करते थे? अपनी किताबों को पढ़कर लोगों को सुनाते थे। कॉमन पीपल एंजॉय लिसनिंग टू द बुक्स बीइंग रेड आउट, जो आम इंसान है वो अब कोई भी, जैसे मान लो लेटर सपोज मैं पढ़ी लिखी हूँ, हुई वैसे, ठीक है, तो अगर मैं कोई भी अगर बुक पढ़ रही हूँ तो जो कॉमन इंसान है उसको बड़ा मजा आएगा मेरे बुक पढ़ते हुए सुनने में, तो वो किताबें पढ़ के सुनने में इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि वो खुद से किताबें नहीं पढ़ सकता है। तो इस वजह से नई नई किताबें छपने लग गई कि लोगों को नई नई चीजें सुननी है। जैसे छपने में क्या छपने लग गया? पॉपुलर बैलेड्स और फॉकटेल्स। बैलेड्स क्या होते हैं? शौर्य गाथाएं, है ना, शौर्य गाथा, जो भी हीरोज हुए, जो भी जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी उनकी कहानियां सुनाने लगे। फॉकटेल्स जो भी ट्रेडिशनल, प्राचीन आपके यहाँ की ट्रेडिशनल कहानियां हैं उन्हें सुनाने लग गए। तो ओरल कल्चर अब प्रिंट में आ गया, यानी पहले प्रिंट में किताबें छपती थी तो लोग आराम से साइलेंटली बैठ के अकेले में किताब पढ़ रहे हैं, बट अब क्या कर रहे हैं? किताबें पढ़ के 4 लोगों को सुना रहे हैं। तो ओरल कल्चर कहाँ आ गया? आपका प्रिंट के अंदर भी एंटर होने लग गया है ना। अब लोगों को सुनाने के लिए किताबें पढ़ते थे अब लोग, ठीक है, लोगों को सुनाने के लिए अब किताबें खरीदते थे। तो इस तरीके से हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक इंटरमिंगल्ड एक साथ आ गए। चलिए दूसरा इंपैक्ट देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है कि भाई प्रिंट आने का क्या इंपैक्ट होता है किसके अंदर? यूरोप के अंदर। तो रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ द प्रिंट। ठीक है, अब जब प्रिंट आएगा, अब मान लो मेरे दिमाग में बहुत से खुराफाती आइडिया चल रहे हैं, ये राजा सही से काम नहीं करता, ये धर्म में ये चीज गलत बताई गई है, अरे ये चीज गलत चल रही है। अब मेरे जैसे लोग एक टाइम पे क्या थे? अलग से बैठे हुए थे, ठीक है, वो किसी को बता नहीं सकते क्योंकि इतनी ज्यादा किताबें छपती नहीं। अब मेरे दिमाग में आइडियाज ही आइडियाज है कि भाई ये तो कुछ गलत हो रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत है। तो अब अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, ठीक है, इफ आई हैव एन आइडिया, और मैं किसके अगेंस्ट हूँ? अथॉरिटीज के अगेंस्ट हूँ। मैं कह रही हूँ जो आज अथॉरिटीज चल रही है ये सही से नहीं चल रही, मैं इनके अगेंस्ट हूँ, तो मैं क्या करूंगी? दूसरे इंसान से डिबेट करना शुरू कर दूंगी, बहस करना शुरू कर दूंगी, डिस्कस करना शुरू कर दूंगी। किनके अगेंस्ट? जो ये कह रहे हैं कि अथॉरिटीज राइट है। और अगर मैं ऐसा करूंगी तो लोगों के दिल में फियर, अब मैं किन अथॉरिटीज को गलत बोल रही हूँ? मैं धर्म की अथॉरिटी को गलत बोल सकती हूँ, मैं राजा को गलत बोल सकती हूँ, मैं किसी को भी बोल सकती हूँ कि भैया आप ये धर्म में गलत हो रहा है, ये राजा ये चीज गलत कर रहा है। तो इसकी वजह से डिबेट्स होने शुरू हो गए। और आपको पता है जो चीज सोसाइटी में आराम से चलती आ रही हो, अगर उसे कोई बदलने की कोशिश करता है तो लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है, उन्हें लगता है अरे ऐसे कैसे बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक, हर किसी ने इसको वेलकम नहीं किया कि चलो ठीक है किताबें प्रिंट हो रही है, लोग जो मन में आ रहा है वो विचार लिख रहे हैं, हर किसी ने इसको वेलकम नहीं किया। प्रिंट की वजह से पॉसिबिलिटी जो है आइडियाज को सर्कुलेट करने की, लोगों तक पहचान पहुंचाने की बढ़ने लग गई, लोगों के बीच में डिबेट डिस्कशन बढ़ने लग गई। जो डिसएग्री करते थे अथॉरिटीज के साथ वो अब लिखते थे और अपनी बात लोगों को पहुंचाते थे, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे, लोगों के ऊपर भी उस चीज का प्रभाव डालने की कोशिश करते थे कि भाई तुम समझो राजा सही नहीं कर रहा है, भाई तुम समझो धर्म में ये चीज सही नहीं हो रही है, ठीक है। और लोग फिर उसकी तरफ एक्शन लेते थे। और कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी, अरे तुमने कैसे राजा को चैलेंज कर दिया, अरे तुमने कैसे धर्म को चैलेंज कर दिया। तो इस वजह से लोग क्या करते थे? ये सोचने लगे कि भाई अगर कोई कंट्रोल नहीं होगा, ऐसे किताबें जो मन चाहेगा वो अगर किताब छाप सकेगा, तो इसकी वजह से तो रिबेलियस यानी कि लोग विद्रोही हो जाएंगे, लोग इररिलीजियस हो जाएंगे। इररिलीजियस का ये सिंबल दिखा रखा है, मतलब कोई भी धर्म को मानेंगे ही नहीं, इससे तो बहुत ज्यादा ट्रबल हो जाएगी। तो इसीलिए लोग बहुत ज्यादा चिंता में थे, फियर, एक डर पैदा हो गया था, किसकी वजह से? प्रिंट की वजह से। तो आपसे पूछा जाए कि कैसे रिलीजियस धर्म के नाम पे डिबेट शुरू कर देता है प्रिंट, किताबें छपने की वजह से, और कैसे फियर ऑफ प्रिंट लोगों के बीच में आने लग जाता है, तो आप ये दोनों ही बात बता सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसको बताने के लिए, और ये एग्जाम्पल सीबीएसई का प्यारा एग्जाम्पल है, यानी फेवरेट एग्जाम्पल है, इस पे पूछते हैं क्वेश्चन। चलो
क्वेश्चन पूछना है तो हम भी इसको ध्यान से देख लेते हैं। जैसे कि एक इंसान, अब ऐसा कोई इंसान है मैम आपके ध्यान में जिसने ऐसा करा हो, रिलीजियस डिबेट छेड़ी हो, लोग भड़के हों, फिर भी लगा हुआ हो, ठीक है? तो ऐसा एक इंसान है मेरे ध्यान में बिल्कुल, जिसका नाम क्या है? मार्टिन ल्यूथर, जिसका जिक्र आपकी एनसीईआरटी की बुक करती है। मार्टिन ल्यूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर था, यानी कि धर्म सुधारक। रिफॉर्मर क्या होता है? सुधारक, ठीक है? किसी चीज को सुधारना चाहता है। किसको सुधारना चाहता है? रिलीजियस, धर्म को सुधारना चाहता है। तो धर्म को सुधारना, कौन से धर्म से बिलोंग करता था मैम? क्रिश्चियनिटी से, क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता था। उस टाइम पे क्रिश्चियन धर्म में बहुत ज्यादा पॉप की चल रही थी, और वो क्या कर रहा था? लोगों की लैंड प्रॉपर्टी ले रहा था और अपने आप को ही भगवान बोल रहा था। ये बोल रहा था अगर मेरे को पूजोगे तो ही भगवान को पा सकते हो। ये सारी चीजें जो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी में जो बहुत ज्यादा फैल रहा था, उसको रोकने का काम करते हैं मार्टिन ल्यूथर। उसको रोकने के लिए वो क्या करते हैं? उसको रोकने के लिए, अब प्रिंट की बात हो रही तो सीधी सी बात, उन्होंने कोई किताब लिखी होगी, उनके दिमाग में जो आइडियाज होंगे, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम क्या था? 95 थीसिस। क्या नाम है? 95 थीसिस। इस किताब में उन्होंने क्रिटिसाइज करा, यानी आलोचना करी, बहुत बुरा भला बोला, बहुत सारे रिचुअल्स को, बहुत सारे जो चीजें, ट्रेडिशन, जो बहुत सारी प्रथाएं फॉलो करता हुआ आ रहा था रोमन कैथोलिक चर्च, उसको बहुत बुरा भला बोला। और उन्होंने क्या करा? इन्होंने जो 95 थीसिस जो किताब लिखी थी, उसकी एक प्रिंट कॉपी भी निकलवा ली। सोचो अगर प्रिंट ना होते तो ये भाई साहब कॉपी निकलवा सकते थे? इनकी डायरी में ही पड़ी रह जाती है बात। तो इन्होंने इसकी प्रिंट निकलवा ली और चर्च के डोर पर पेस्ट कर दिया। देखो ये है यहाँ पे चर्च का डोर, इसके डोर पर इन्होंने क्या कर दिया? मार्टिन ल्यूथर ने इसको पेस्ट कर दिया। टेस्ट करने के बाद चैलेंज करते हैं चर्च के जितने भी लोग होते हैं कि आओ आप मेरे से डिबेट करो, मेरे से बहस करो इस बात पे कि जो मैंने लिखा है वो गलत है। अगर मैंने जो लिखा है वो गलत है तो तुम मुझे समझाओ, अदरवाइज तुम मेरी बात मानो, ठीक है? इस वजह से, और कई लोगों को मार्टिन ल्यूथर की ये बात बहुत सही लगी, तो वो क्या होने लगे? इस वजह से चर्च में एक डिवीजन आ गई, यानी कि लोग चर्च में, यानी कि लोग क्राइस्ट को तो पूछते थे, लेकिन कुछ कहते थे मार्टिन ल्यूथर सही बोल रहा है, कुछ कहते थे कि नहीं उस टाइम का रोमन कैथोलिक सही बोल रहा है। तो दो लोग अलग अलग हो गए। जो लोग ये बोलते थे कि भाई मार्टिन ल्यूथर सही बोल रहा है, वो लोग प्रोटेस्ट करने चले गए। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना, हड़ताल वगैरह करना। तो उन्होंने अपने आप का नाम क्या रख दिया? प्रोटेस्टेंट। क्या नाम रख दिया? प्रोटेस्टेंट। और इस तरीके से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी कि प्रोटेस्टेंट एक मूवमेंट शुरू हो जाती है क्रिश्चियनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि प्रिंट आ गया था। और जो ये इन्होंने 95 थीसिस नाम की किताब लिखी थी, इन्होंने इनकी 5000 कॉपीज कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में लोगों तक बांट दी और दूसरी कॉपी भी प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो इस टाइम पे मार्टिन ल्यूथर बहुत खुश होके एक बात बोलते हैं, प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। प्रिंट भगवान का अल्टीमेट, सबसे बढ़िया गिफ्ट है और ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट है। बिकॉज अगर प्रिंट नहीं होता तो मैं लोगों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाता। तो ये सारी बात थी मार्टिन ल्यूथर के जो आइडियाज थे, किसके बारे में? प्रिंट के बारे में, ठीक है? और मार्टिन ल्यूथर कैसे प्रिंट की मदद लेके, किताबों के छपने की मदद लेके रिलीजियस डिबेट को स्टार्ट करते हैं, और उस वजह से कैसे कई लोगों के अंदर डर पैदा होता है कि अरे ये ऐसे ही किताबें अगर छपती रही तो हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? अब ऐसे ही एक और इंसान है जिनका नाम मनाक्यो है। मनाक्यो बोल लो, मनेचियो बोल लो, जो भी आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें, ठीक है? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले एक मिलर है, मील में काम करते हैं और कहाँ रहते हैं? इटली में रहते हैं, ठीक है? इटली में रहता है 16th सेंचुरी के अंदर। इन भाई साहब को भी बहुत सनक है, इस डायग्राम, इस फिगर में देख सकते हो। ये क्या कर रहे हैं? एक किताब पढ़ रहे हैं। किताब किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? धर्म, बाइबल से रिलेटेड, अपने रिलीजन से रिलेटेड, बाइबल से रिलेटेड किताब पढ़ रहे हैं। और इन्होंने जो लोकली जो जो किताबें अवेलेबल थी वो सारी पढ़ डाली। उनको पढ़ने के बाद इन्होंने री इंटरप्रेट करा, मतलब एक नया मतलब निकाला, है ना? अगेन एक नया मतलब निकाला, किसका? बाइबल का। कि भाई जो तुम हमें बाइबल का मतलब बताते हो वो तो सही नहीं बताते हो, एक ये है बाइबल का तो सही मतलब। अब इन्हें अगर बाइबल का मतलब पता चल गया और प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, तो आपको क्या लगता है ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? एक किताब को छाप देंगे, ठीक है? अपने नए मतलब वाली बाइबल का जो नया मतलब है उसकी किताब को छाप दिया। उन्होंने उसमें गॉड की जो पिक्चर बताई, ही फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ द गॉड। उन्होंने गॉड को ऐसे दिखाया जो, जिसकी वजह से किसको गुस्सा आया? दैट एनरेज्ड, किसको गुस्सा आ गया? रोमन कैथोलिक चर्च। उस टाइम पे जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, जिनके खिलाफ मार्टिन ल्यूथर ने भी लड़ाई करी थी,
ऐसे ही उन्होंने भी अपनी किताब में लिख दिया होता है कि भाई जो तुम गॉड बता रहे हो वैसा नहीं होता, गॉड तो ऐसा ऐसा है ना। तो इसको देख के जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो बिल्कुल भड़क जाते हैं, अरे क्या गलत गलत बोल रहा है, ठीक है। तो रोमन कैथोलिक चर्च बोलते हैं कि तुम इससे इस तरीके से तो तुमने प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर दी हमारे धर्म को क्वेश्चन करके, उस पर सवाल उठा के, ठीक है। तो अब ये जो रोमन कैथोलिक चर्च के लोग हैं ये कोशिश करेंगे कि मेनाक्यू हुआ, मार्टिन लूथर हुआ, इन जैसे लोगों को रोका जा सके कि भाई जो तुम चाहे वो मन चाहा कुछ भी नहीं छाप सकते, ऐसे तो तुम्हारा धर्म नष्ट कर दोगे। तो इसीलिए ये किताबों की पब्लिशिंग पे और उनकी सेलिंग पे कंट्रोल लगाने के लिए चर्च के लोगों ने एक इंडेक्स ऑफ एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स छापना शुरू करा। इंडेक्स मतलब कि एक लिस्ट बना दी, ठीक है। लिस्ट किसकी? प्रोहिबिटेड बुक्स की। प्रोहिबिटेड बुक्स मतलब ऐसी किताबें जिन पे बैन है, यानी कोई भी क्रिश्चियन है तो ये इन किताबों को नहीं खरीदेगा, ये किताबें बिल्कुल गलत बताती है धर्म के बारे में। तो ऐसा सोच के बहुत से लोग बच गए या कह लो कि वो किन की बातों में आ गए, रोमन कैथोलिक चर्च की बातों में आ गए, उन्होंने ये किताबें नहीं पढ़ी, ठीक है। तो ये सारा था आपके किसके बारे में, अबाउट द प्रिंट इन यूरोप। वी हैव प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया। हमने अभी देखा प्रिंट रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट यूरोप में क्या हुआ था, अब हम बात करेंगे प्रिंट रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इंडिया के अंदर क्या होगा। सेम इम्पैक्ट है इंडिया के अंदर भी, तभी तो मैंने बोला साथ साथ पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट। प्रिंट ने फिर से इंडिया के अंदर भी रिलीजियस रिफॉर्म यानी धर्म को सुधारो इसमें और बहुत सी और अलग अलग तरीके की पब्लिक डिबेट यानी लोगों के अंदर डिबेट शुरू करा दी, ठीक है। कैसे? अर्ली 19th सेंचुरी में इंटेंस डिबेट रिलीजियस इश्यूज के अराउंड शुरू हो जाती है, यानी धर्म से रिलेटेड जितने भी मुद्दे थे उनके अराउंड लोग बहुत इंटेंसली, बहुत ज्यादा गुस्से से, बहुत ज्यादा जोरों शोरों से उसके ऊपर डिबेट करना शुरू कर देते हैं। बहुत से ग्रुप्स ने एग्जिस्टिंग सोसाइटी की प्रैक्टिसेस, आज जो सोसाइटी में हो रहा है जैसे सती प्रथा हो रही है, ब्राह्मण्स को इतना ज्यादा ऊपर रखा जा रहा है, कई जातों को कई जो लोअर कास्ट है उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा और नई इंटरप्रिटेशन भी ऑफर करी धर्म की। इंटरप्रिटेशन होता है मतलब नया मतलब भी बताया कि धर्म को इस तरीके से पालन करना चाहिए। और अगर आपको क्या लगता है कि धर्म के सुधारक अगर कुछ आवाज उठाएंगे तो धर्म के रक्षक आवाज नहीं उठाएंगे, बिल्कुल बाकी लोगों ने भी काउंटर किया रिफॉर्मर्स को। मतलब जो रिफॉर्मर्स बोलते थे, मतलब रिफॉर्मर ने बोला कि भाई सती प्रथा हटा दो, तो जो धर्म के रक्षक है वो कहेंगे ऐसे कैसे हटा दो, ये तो हमारे धर्म की है। तो ऐसे लोगों के बीच में अलग अलग डिबेट शुरू होने लग गए, नए आइडियाज इमर्ज हुए और ओपिनियंस का क्लैश हमें देखने को मिला। अब इंडिया में ये हमें कैसे देखने को मिला, इसे हम 4 पॉइंट्स के थ्रू बता सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो आप 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट्स लिख के आएंगे। इन चारों पॉइंट्स को कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे। देखिए 19 जो आपका इंडिया है उसमें इंटेंस कंट्रोवर्सी रिलीजियस रिफॉर्मर और ऑर्थोडॉक्सी के बीच में देखने को मिलती है। रिलीजियस रिफॉर्मर मतलब जो धर्म को सुधार करना चाहते हैं, ऑर्थोडॉक्स जो धर्म को पुराने ही तरीके से देख के बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। इनके बीच में बहुत ज्यादा हमें डिबेट देखने को मिलने लग गई थी। कैसी डिबेट? जैसे कि हिंदू रिफॉर्मर्स ने डिबेट करी, हिंदू जो रिफॉर्म करा, हिंदू धर्म को में जो सुधार करना चाहते थे, उन्होंने डिबेट करी मोनोथिज्म के ऊपर। मोनोथिज्म क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है मोनोथिज्म बिलीव करता है एक गॉड में, कि हम सबका एक भगवान, ठीक है। तो उन्होंने डिबेट करी कि आप इतने सारे भगवानों की बात करते हो बट एक भगवान होना चाहिए, ठीक है। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, ये बोला जाता था कि ब्राह्मण ही सिर्फ एक प्रीस्ट हो सकता है, ब्राह्मण आर ओनली नोन एज द प्रीस्ट, कि एक ब्राह्मण जो व्यक्ति है वही पुजारी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को चैलेंज करा। और किसको चैलेंज करा? जो धर्म सुधारक थे उन्होंने आइडोलेट्री यहाँ पे आपको एक मूर्ति दिख रही है कृष्ण जी की, तो उन्होंने मूर्ति पूजा को भी चैलेंज किया जो धर्म को सुधारना चाहते थे। इनमें सबसे जो बड़े थे, जो जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया धर्म को सुधारने में, उनमें वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, एक हिंदू रिफॉर्मर थे। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है? संवाद कौमुदी, ठीक है। संवाद ही होता है, बंगाली में से संवाद बोलते हैं, संवाद कौमुदी। इन्होंने एक किताब लिखी जिसकी वजह से लोगों तक पहुंच पाए, वाइडर ऑडियंस तक। अब सबको तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, अगर लेकिन आप लोकल लैंग्वेज में किताब लिखोगे तो शायद सब पढ़ लें। तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी को लोकल लैंग्वेज में लिखा जिसकी वजह से सब लोग उसको पढ़ पाए, जान पाए, ठीक है। जिसमें उन्होंने कैसे कैसे हिंदू धर्म को सुधारा जा सकता है उसके बारे में बात करी। उसी के अपोजिशन में जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स है, यानी जो हिंदू धर्म के रक्षक है, वो अब राजा राम मोहन राय को अपोज करने के लिए, अरे तू ऐसे कैसे हमारे धर्म को बदल सकता है, उसको अपोज करने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय ने धर्म को बदलने के लिए संवाद कौमुदी लिखी,
जो धर्म के सुधारक है वो राजा राम मोहन रॉय को रोकने के लिए समाचार चंद्रिका नाम की किताब छाप देते हैं। समाचार चंद्रिका में वो ये बताने लगे नहीं, हिंदू धर्म जो अभी है जैसा है वैसा ही अच्छा है। ठीक है, उन्होंने लोगों के बीच में और धार्मिक चीजें बढ़े, उसके लिए बहुत ज्यादा रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ो, ये एनकरेज करा कि भाई धार्मिक किताबों को पढ़ो, रामचरितमानस और ऐसी किताबों को पढ़ो। तो इसीलिए पहली रामचरितमानस जो तुलसीदास की है, जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो आपकी रामायण का ही वर्जन है, वो भी प्रिंट कराई कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा धार्मिक किताबों को पढ़ें और ऐसे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आके जब मन चाहे धर्म को ना बदल सके। ठीक है, नवल किशोर प्रेस, ये लखनऊ में एक प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, किसी इंसान के नाम पर है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे ही किताबें छापती थी। अब मान लो रामचरितमानस अगर संस्कृत में, तो आप और मैं तो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, मेरी तो खराब है, आपकी मुझे पता नहीं, ठीक है, तो इसीलिए रामचरितमानस को वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिखा, यानी लोकल लैंग्वेज में लिखा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म को जैसा है वैसा ही माने, राजा राम मोहन राय और बाकी रिफॉर्मर्स की बातों में ना आए। हालांकि वो सही थे, बट जो रक्षक होते हैं वो वैसा का वैसा ही उसको रखना चाहते हैं। सिमिलरली यही लड़ाई हमें मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्मर्स में भी देखने को मिलती है और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स के अंदर भी देखने को मिलती है। मुस्लिम जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं वो क्या चाहते थे, वो जैसे कॉलोनियल रूलर्स है ना, कॉलोनियल ब्रिटिशर्स जो थे, वो एनकरेज कर रहे थे कन्वर्जन को कि भाई मुस्लिम है वो बदल जाओ क्रिश्चियन के अंदर। ठीक है, मुस्लिम के पर्सनल लॉज को, जो शरिया लॉ होता है उनका, जो धर्म का जो कानून होता है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो इस वजह से, और बहुत से, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ब्रिटिशर्स ही मुस्लिम धर्म को बदलने की कोशिश कर रहे थे, इवन बहुत से मुस्लिम जो थे वो अपने 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 फेथ की, अपने जो धर्म की है, वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे थे। इंटरप्रिटेशन मतलब अलग अलग मतलब निकाल रहे थे। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को एनकाउंटर करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी जो है, यानी जो मुस्लिम धर्म के रक्षक है, वो क्या करते हैं, वो उर्दू में चीजों को, होली स्क्रिप्चर यानी कि कुरान जो उनकी मेन पुस्तक है, जो उनकी धार्मिक ग्रंथ है, उसको किस में लिखना शुरू करते हैं, उर्दू में। उर्दू आम लोगों की भाषा थी, तो उर्दू लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, प्रिंटेड रिलीजियस किताबें ये भी छापना शुरू करते हैं। और देवबंद सोसाइटी थी उस टाइम पे, वो फतवा छापना शुरू करती है। फतवा क्या होते हैं, फतवा होते हैं लीगल ऑर्डर, मतलब मैं एक लीगल ऑर्डर छाप दूं कि भाई आज से एक मुस्लिम जो सही एक सच्चा मुस्लिम है, वो सिर्फ और सिर्फ जो इस फतवा में लिखा है उसी तरीके से अपना पूरा जीवन जिएगा, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी उसी तरीके से जिएगा, जितनी बार इसमें नमाज पढ़ी लिखी है उतनी बार नमाज पढ़ेगा, बाकी सारे काम उसी तरीके से करेगा। तो किसी रिलीजियस रिफॉर्मर की बातों में आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जब भारत में भी प्रिंट आता है, तो रिलीजन के नाम पे बहुत सारी डिबेट छिड़ती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेक्शन, सो स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय।